गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन, उसके टाइप, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और ईएमएफ इक्वेशन पे कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। इन सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर मैं इसके डेफिनेशन वाइज बात करूँ तो हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। मीन्स यह एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखती है। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। और आप इसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि यह वोल्टेज या करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करती है। मीन्स यह वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर सकती है या स्टेप डाउन कर सकती है। और ऐसा ही करंट के लिए भी, कि या भी करंट को भी ज़्यादा कर सकती है या करंट को कम कर सकती है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब अगर मैं आपको इसके टाइप्स की बात करूँ कि यह कितने टाइप्स का होता है, तो जनरली जो होता है इसका टाइप्स, जनरली यह कोर टाइप का होता है और शेल टाइप का होता है। ये इसका एक जनरल है। बाकी एक आप उसके सप्लाई के हिसाब से बता सकते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। फिर आप उसमें एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर होती है उसके सेंस में आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब बात की हैं। जो बेसिक जनरल इसका टाइप्स होता है वो कोर टाइप होता है और शेल टाइप होता है। अब अगर मैं इसके कोर टाइप की बात करूं कि हम कहाँ पे कोर टाइप यूज़ करते हैं, कहाँ पे शेल टाइप यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है ये हाई केवीए रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे ज़्यादा केवीए रेटिंग के ट्रांसफार्मर की हमें नीड होती है वहाँ पे इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे लो केवीए रेटिंग की आवश्यकता होती है, जैसे हमने जो घड़ी देखी है और जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, तो लो केवीए रेटिंग के लिए ये शेल टाइप का ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया इसके टाइप्स, कहाँ पे कौन से यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके कंस्ट्रक्शन वाइज की, तो कंस्ट्रक्शन वाइज में क्या होता है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में किस तरीके की वाइंडिंग होती है और शेल टाइप में। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा कोर टाइप का है, ये मेरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो कोर टाइप में क्या होता है कि कोर टाइप में यहाँ पे साइड वाले लिंब पे वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। और जो मेरा शेल टाइप होता है दूसरा शेल टाइप, उसमें जो होता है वाइंडिंग वो बीच वाले लिंब पे वाइंडिंग इसकी की जाती है। और इसमें जो जो एक्चुअल में हमारी जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी वाइंडिंग इस तरीके से की जाती है कि जो ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, इन दोनों को एक ही लिंब पे रखा जाता है हाफ करके। मतलब इस जो ये वाइंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके की वाइंडिंग होगी कि ये आप देखेंगे आपको इसमें एक पहले एल वी बैंडिंग यहाँ पे लगी होगी, फिर इसके ऊपर से एक एच वी बैंडिंग लगी होगी। और ऐसे ही सेम जो पूरा बैंडिंग है उसका हाफ पार्ट एल वी का अंदर और एच वी बैंडिंग बाहर की तरफ, मीन्स अंदर की तरफ एल वी बैंडिंग और बाहर की तरफ एच वी बैंडिंग आधे आधे हिस्से में हम डिवाइड करके एक्चुअल में लगाते हैं। बट जब हम स्टडी करेंगे ट्रांसफार्मर की, तो हम स्टडी के दौरान पूरी पूरी वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को या लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक साइड में रखेंगे और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को एक साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, अंदर वाली एल वी, बाहर वाली एच वी। और जो हमारी शेल टाइप की ट्रांसफार्मर होती है, शेल टाइप में क्या करते हैं कि इसमें वाइंडिंग को हम सैंडविच की तरह डालते हैं। मीन्स इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग में सबसे लो यहाँ लिंब में सबसे ऊपर हम एल वी डालते हैं और सबसे नीचे भी एल वी डालते हैं। फिर इसके नीचे एच वी बैंडिंग, फिर इसके नीचे एक एल वी बैंडिंग, फिर इसके नीचे एक एच वी बैंडिंग, फिर नीचे एल वी बैंडिंग। मतलब एक ऊपर टॉप पे बॉटम में हम इसमें एल वी बैंडिंग ही डालते हैं। तो इस तरीके का बैंडिंग इसमें होता है शेल टाइप में। सेम हम सैंडविचिंग करते हैं बैंडिंग का। तो ये हो गया कोर टाइप और शेल टाइप। अब मैं बात करता हूँ इसके कंस्ट्रक्शन पे, मतलब कोर वाले पूरे ट्रांसफार्मर के कोर वाले कंस्ट्रक्शन पे डिटेल में जानते हैं।
हाँ, तो अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊँगा कि जो हम ट्रांसफार्मर में जो सही जो मतलब अंदर के पार्ट होते हैं, जो बाहरी पार्ट है उसकी क्या वर्किंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके। ओके, तो सबसे पहला हमारा आता है कि जो हमारा मैग्नेटिक कोर है ये किस चीज़ का बना होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहले हम इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक कोर की। तो ये जो मेरा कोर होता है ये ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो कि पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। जैसे अब मैं अगर आपको 3D में दिखाऊं तो ये इस तरीके का पतली पतली पत्तियाँ ऐसे जुड़ी होती हैं। ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है और ये जो पत्तियाँ होती हैं इनका जो साइज़ होता है वो 0.35 mm होता है 50 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर के लिए। 3.5 mm ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर के लिए होता है। और अगर हम बात करें कि हम ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किस तरीके का मैग्नेटिक जो ये कोर होता है वो यूज़ करते हैं, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही हम इसे पतली पतली स्ट्रिप के रूप में यूज़ करते हैं, जिसका साइज़ 0.35 mm होता है। और बीच में हम इसको एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए इसमें वार्निश या कोई पेपर लगाते हैं ताकि ये इंसुलेटेड रहे एक दूसरे से। तो इससे एडी करंट लॉस कम हो जाता है क्योंकि उससे इसका थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो फिर अब बात करें, ये तो मेरा एडी करंट हो गया। फिर हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है, तो उसको कम करने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको विशेष तरीके से बनवाते हैं। वो CRGO का बना होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट का मतलब CRGO का ये मेटल मेरा जो होता है इस तरीके से इसे बनाया जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल ये जो मेरा यहाँ पे कोर यूज़ होगा, इससे क्या होगा, इससे जो मेरा BH कर्व आता है वो थिन और टॉल आता है, मतलब नैरो। और यही ट्रांसफार्मर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो BH कर्व है वो पतला और लंबा होना चाहिए, नैरो रहे और यहाँ से टॉल रहे। तो इससे मेरा हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है। और यह होता है CRGO के ज़रिए। CRGO का मटेरियल, CRGO के तरीके से हम उस मटेरियल को बना के ऐसा यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपको कोर के बारे में। और कोर की जो और होती है क्वालिटी, जो मुझे यूज़ करना है कोर, उसकी जो परमीबिलिटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत हाई होना चाहिए। आइडली तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसका जो रिलेक्टेंस होता है वो कम से कम होना चाहिए, या आइडली बात करूँ तो 0 होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए रिलेक्टेंस। अगर मैं परमीबिलिटी के बारे में बताऊँ आपको, तो परमीबिलिटी का मतलब ये होता है कि यह फ्लक्स अपने अंदर से कितने फ्लक्स, ये जो मेरा मटेरियल है अपने अंदर से कितने फ्लक्स को पास होने देगा। अगर ये परमीबिलिटी ज़्यादा है तो इसके अंदर से ज़्यादा फ्लक्स पास होंगे। और रिलेक्टेंस जो होता है ये आप इसे समझिए कि एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। जैसे हम अपना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो ये रिलेक्टेंस जो होता है ये फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है। तो ये हो गया मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब मैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल कंस्ट्रक्शन पे आऊँ, तो चूँकि ये मेरा, जैसे मान लीजिए मेरा कोर है, तो कोर में क्या है, इसमें एक वाइंडिंग है, इसमें 2 वाइंडिंग होंगी। मैं अभी नहीं बता रहा कि कौन सी मेरी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरी HV वाइंडिंग है, ये मेरी LV वाइंडिंग है। अब ये HV वाइंडिंग हो गई, ये मेरी LV वाइंडिंग हो गई। अब मैं जिस भी वाइंडिंग को सप्लाई से लगाऊंगा वो वाइंडिंग मेरी हो जाएगी प्राइमरी, और जहाँ जिस वाइंडिंग पे मैं लोड लगाऊंगा वो वाइंडिंग मेरी हो जाएगी सेकेंडरी। तो मैं अगर यहाँ पे एक सोर्स लगा दूँ तो ये हो जाएगी वाइंडिंग मेरी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग हो जाएगी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे अगर मैं कोई लोड लगा दूँ। ओके, और इस प्राइमरी, अब जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग जिसको मैंने माना है उसमें मान लीजिए आप इसमें जो N1 टर्न होंगे और इसमें N2 टर्न होंगे। मीन्स इन दोनों का नंबर ऑफ टर्न इक्वल नहीं है, इसमें N1 टर्न्स है, इसमें N2 टर्न्स हैं। और इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा वो E1 होगा, और इसमें जो इंड्यूस होगा EMF वो E2 होगा। ओके, तो ये हो गया। और
जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स की बात आती है तो उसमें आप ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन के रिस्पेक्ट में भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 230 वोल्ट दे रहा हूँ, अगर मेरी ये ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट मुझे बना के दे दे तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मीन्स E1 इज़ ग्रेटर देन E2, तो ये हो जाएगा मेरा स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को कम कर दे रही है। इफ़ E1 इज़ लेस देन E2 तो मैं इसे कहूँगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर मैंने 230 दिया और ये इसको डबल कर दे 460 में बना दे तो उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली यही, और ये जो वेरिएशन आता है कि ये कब कम ज़्यादा हो रहा था, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जिसमें ज़्यादा होगा उसमें EMF इंड्यूस ज़्यादा होगा। तो इसलिए N1 N2 ये इक्वल नहीं है। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाइज की ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। अब मैं आपको इसके वर्किंग के बारे में बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल वर्किंग के बारे में बताऊंगा, फिर जो होता है नो लोड पे किस तरीके का ऑपरेशन होगा अच्छे से, जो आइडियली कैसे ऑपरेट करेगा और प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट करेगा, फिर लोड के कंडीशन में, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। ये बस आपको जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं, हमें जो वहाँ पे एग्ज़ाम में जैसे लिखना होता है मैं उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें डिटेल में नो लोड ऑपरेशन और ऑन लोड ऑपरेशन इन सब के बारे में वहाँ से आपको वर्किंग और बेहतर तरीके से बताऊँगा। ये अभी सिर्फ एक उसे अच्छे से समझने का, जिससे आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि उसका कंस्ट्रक्शन, फिर EMF इक्वेशन आप बताइए, फिर बाकी प्रिंसिपल बताइए, तो उन सारी चीज़ों को एक कॉम्पैक्ट तरीके से आप कैसे बता सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं वर्किंग की कि ये कैसे वर्क करता है या किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग की, तो ट्रांसफार्मर जो होता है मेरा फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें कि पहला नियम जो मेरा है उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी करंट कैरी कंडक्टर में कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो तो उस अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने से उसमें एक EMF इंड्यूस होता है। और फिर उन्होंने दूसरा नियम ये कहा कि जो उस करंट कैरी कंडक्टर में जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के कारण जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल मेरा EMF इंड्यूस होगा। मीन्स E इज़ प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। और इसमें माइनस का साइन कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं मैं आपको इस नेक्स्ट वाले वीडियो में जब आपको नो लोड ऑपरेशन और लोड ऑपरेशन बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि माइनस को कब कंसीडर करना। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको माइनस कब नहीं लेना है कब लेना है। तो जो बेसिकली आपको सभी बुकों में मिलेंगे वहाँ पे माइनस आपको लगे हुए मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब माइनस लगाना है कब नहीं लगाना है। तो फैराडे जी ने कहा सेकेंड लॉ में कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा फ्लक्स का उसी के प्रोपोर्शनल मेरा EMF इंड्यूस होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाएंगे तो -N d∅/dt, तो इतना EMF इंड्यूस होगा। यानी उन्होंने पहले में कहा कि जब कोई करंट कैरी कंडक्टर में करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो तो उससे उसमें EMF इंड्यूस होगा, लेकिन कितना होगा उसको उन्होंने सेकेंड लॉ में बताया कि इतना EMF उसमें इंड्यूस होगा जो कि इस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जहाँ पर मैंने सप्लाई दे रखा है, मैंने उसमें एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दिया Vm sin ωt, मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया तो जिससे इसमें I1 करंट फ्लो हुआ इस कॉइल में। अब इस I1 करंट के फ्लो होने के कारण इस कॉइल में क्या होगा कि एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी इस करंट के नेचर का होगा। जो मेरा करंट है वो है Im sin ωt, I बराबर, तो इसके प्रोपोर्शनल ही हमें पता है I इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई, तो फाई का भी जो नेचर होगा वो भी इसी की तरह होगा φm sin ωt। मीन्स अगर मेरा करंट अल्टरनेटिंग है इस तरीके का तो मेरा जो फ्लक्स आएगा वो भी सेम इसी तरीके का ही होगा। तो इस फ्लक्स के चेंज होने के कारण इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा कि जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो वह
फ्लक्स चेंज इस कॉइल की सिमेट्रिसिटी को डिस्टर्ब करेगा। मीन्स ये कॉइल पहले एकदम नॉर्मल में थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसमें एक फ्लक्स जब चेंज होगा, मतलब एक बार प्लस माइनस ऐसे चेंज हो रहा है, तो फिर जो है इसकी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब होगी। तो फिर यह कॉइल कहेगी कि मतलब ये कॉइल एक तरीके से एक एनालॉजी मान लीजिए कि यह कॉइल इस सोर्स से कहेगी कि मेरी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, ये सोर्स तुरंत हटा लो यहाँ से। बट ये भी सोर्स भी मजबूर, ये भी कहेगी कि मुझे तो यहाँ पे लगाया गया है, मुझे यहाँ पे इतना पोलरिटी डेवलप करना है, तुमको अपने हिसाब से जो करना है कर लो। तो फिर ये कॉइल क्या करेगी, ये अपने अपने एक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप करेगी, और वो वोल्टेज इतना होगा कि वो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर सके। तो यहाँ पे एक इवन वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये जो इवन वोल्टेज इंड्यूस होगा वो अब इसमें जो फ्लक्स आया वो किसके कारण आया, इस करंट के कारण, और इस करंट किसके कारण आया, या वोल्टेज के कारण। तो अब इसको अपोज करने के लिए इसको यहाँ पे प्लस सेम मतलब इस तरह की पोलरिटी रखनी होगी, तभी यह इसका अपोज कर पाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने पोलरिटी डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मुझे माइनस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे पोलरिटी डिफाइन कर दी। ये माइनस तभी लगाते हैं जब पोलरिटी डिफाइन ना हो। तो मैंने यहाँ पे पोलरिटी डिफाइन कर दी। अब मेरी जो करंट है इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसमें ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में मेरे ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो इस ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो फिर जो मेरी फ्लक्स की डायरेक्शन है, अगर मैं थंब रूल से चेक करूँ तो फ्लक्स जो है मेरा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो फ्लक्स जो है इस तरीके से जा रहा है। तो जब मेरा ये फ्लक्स है, अब ये सेकेंड वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है, तो ये सेकेंड वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि अब फिर से ये फ्लक्स जो है मेरा अल्टरनेटिंग टाइप का है, इसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो फिर अगेन इसकी भी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब होगी। तब ये फिर अगेन इससे बोलेगा कि भाई मेरे अंदर चेंज मत करो, तो मतलब कुछ ऐसा करो कि ये मेरी सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहे। तो ये भी अगेन बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यह अपने अंदर एक ईएमएफ ईवी डेवलप करेगा, जिसे हम E2 से दिखाएंगे, जो कि E2 है। लेकिन अब इसकी पोलरिटी कहाँ रखें, अब यही अगर मुझे पोलरिटी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लूँगा, फिर माइनस साइन के हिसाब से पोलरिटी मुझे फिर बाद में पता चलेगी। तो अब मुझे पोलरिटी नहीं पता कि कैसे अब क्या करें कि पोलरिटी किस तरफ आए। तो अब देखिए ये जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। फिर अब मुझे इस फ्लक्स का अपोज करवाना है, तो ये कॉइल जो है लेंज लॉ को तभी सेटिस्फाई करेगी जब ये कॉइल अपने अंदर से फ्लक्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करे। मीन्स जब अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करवाना है तो करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा। तो अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो अपोजिशन फ्लक्स नहीं है, तो अभी कुछ नहीं होगा। बस इसमें ईएमएफ इंड्यूस है, पोलरिटी मुझे नहीं पता। तो मुझे पोलरिटी पता करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लोड लगा दिया और यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया। अब मैंने जब लगाया तो अब ये क्लोज पाथ बना। अब यहाँ से करंट, अब ईएमएफ इंड्यूस हो रखा है, करंट फ्लो होगी। और मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फ्लक्स बनाना है जो इस फ्लक्स का अपोज करे, ताकि मेरा लेंज लॉ सेटिस्फाई हो पाए, तभी ट्रांसफार्मर एक्शन हो पाएगा। तो इस फ्लक्स को अपोज कराने के लिए अगर मैं करंट की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में रखूँ, ऐसे अगर इस डायरेक्शन में रखूँ, तो इससे जो फ्लक्स आएगा वो भी ऊपर की तरफ आएगा, जो इस फ्लक्स का अपोज करेगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो करंट मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर एक्शन मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि मतलब ये जो मेरी कॉइल में फ्लक्स डेवलप हुई, अब ये इस जिसके कारण इसमें चेंज आया ईएमएफ इंड्यूस, अब ये उसका अपोज कर रही है। यानी मेरी जो ये फाइव मतलब ये जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स का अपोज कर रही है। मतलब ट्रांसफार्मर एक्शन सेटिस्फाई हो गया और करंट की डायरेक्शन मुझे पता चले कि यहाँ से ही आ रही है। अब हम जानते हैं, नेटवर्क में हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी भी लोड में जब करंट फ्लो होता है वो प्लस टू माइनस फ्लो होता है लोड में। तो लोड में जब प्लस टू माइनस करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे पोलरिटी प्लस है, तो सेम पोलरिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, सेम पोलरिटी यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आपको पोलरिटी, अब अगेन ये माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, अब आप जैसे मान लीजिए कि इसमें E2 डेवलप हुआ लेकिन आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में करंट जा रही है। आप मान लीजिए कि इसका ये उल्टा डायरेक्शन मान के चलते एक थोड़ी देर के लिए, ये आप इसका उल्टा डायरेक्शन मान के चलते, तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते n d∅dt। ओके, बट अभी आपको नहीं पता कि इसमें कहाँ पे, ये तो हो गया
ये इतना इसमें EMF इंड्यूस हुआ और हमें करंट निकालना है। करंट अगर मैं निकालूंगा तो E2 अपॉन उसका पाथ का रिलेक्टेंस, ये माइनस। अब करंट मेरा नेगेटिव में मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरी करंट फ्लो हो रही है, यानी ये अब सही है, मुझे नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं नहीं लगाता। और इस तरीके से मेरी ट्रांसफार्मर जो है वर्क करती है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब आपको नहीं लेना है, ये आपके लिए बस बेसिक कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर एक्शन होता है। तो ये हो गया इसका वर्किंग। अब अगर बात करें कि इसकी EMF इक्वेशन की, तो देखते हैं कि EMF इक्वेशन क्या होता है। तो EMF इक्वेशन में बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको पता है कि मैंने कौन सी सप्लाई दी थी। मैंने जो सप्लाई दी थी V=VM साइन ओमेगा टी, उसके कारण जो मेरी करंट फ्लो हुई थी उसमें वो IM साइन ओमेगा टी थी। और इसके कारण जो मेरा फ्लक्स डेवलप हुआ था वो भी φm, इसको मैं I1 करना, उसको φ1 कर रहा हूँ। ओके, तो φm साइन ओमेगा, तो ये मेरा हो गया। ये मैंने पीछे देखा कि कैसे कैसे क्या हो रहा था। तो मुझे पता है जो EMF डेवलप होगा, मैं E1 प्राइमरी साइड में लेके चल रहा हूँ। E1 इक्वल टू प्राइमरी साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और जो डी φm साइन ओमेगा टी अपॉन dt, ये मैंने d φ1 की वैल्यू यहाँ पे रखी है। ओके, अब मैं जब इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा N1 φm ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ N1 ओमेगा φm कॉस ओमेगा टी। और अगर मैं इसे और उस फॉर्म में तोड़ना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2πf N1 φm कॉस ओमेगा टी। ओके, अब ये तो मेरा हो गया। अब मैं इसका जो मेरा ये है, ये E1 है, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू E1 बराबर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2πf N1 φm, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब अगर मैं RMS वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे इसे √2 से √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये RMS बराबर होता है E1/√2, आपने पढ़ा होगा नेटवर्क में। तो इसमें जब मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा √2πf N1 φm, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 4.44 f N1 φm, ये मेरा E1 हो गया। और सिमिलरली इसी तरीके से E2 भी आएगा, बस वहाँ पे डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, 4.44 f N2 φm। ये मेरा E1 और E2 जो ये आ गया, ये RMS वैल्यू है। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये RMS वैल्यू है। तो इतना उसमें EMF मेरा इंड्यूस होगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब अगर इसमें टर्न रेशियो की मैं बात करूं तो टर्न रेशियो में अगर मैं दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करूं तो देखेंगे आप E1/E2 = N1/N2, आपको ये देखने को मिलेगा। ये कंडीशन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। जब इसमें लॉसेस होंगे और चीज़ों को निगलेक्ट किया जाएगा, जो लीकेज होगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आइडियल के लिए है। ओके, ये होता है टर्न रेशियो N1/N2 = E1/E2। फिर अगर आप जो इसमें ट्रांसफार्मर में आपने देखा है कि इसमें जो दोनों साइड में MMF होते हैं, मीन्स MMF इसमें बैलेंस होता है, मतलब कितना N1 I1 बराबर N2 I2, मतलब प्राइमरी साइड सेकेंडरी, प्राइमरी साइड में जो मेरा MMF होगा वही सेकेंडरी में भी। तो यहाँ से I1/I2 = N1/N2। तो इसको जो रिलेशन को आप इसमें यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे E1/E2 = N1/N2 = I2/I1। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये होता है बेसिक ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा।